आवाज आ रही सबको? यस सर। तो क्या शुरू करना था आज, ये बताओ? हॉर्मोन्स। मतलब गैमेटोजेनेसिस और हार्मोन्स, यही ना? ठीक है, आवाज आ रही सबको? यस सर। एक मिनट रुक जाओ, शुरू करते हैं लेक्चर अपन। चलो, सबको याद है क्या क्या हुआ था? कल हमने लास्ट जो टॉपिक करा था वो था होमोलोगस ऑर्गन, करेक्ट है ना? यस सर। तो होमोलोगस में कौन बताएगा, ये बताओ? ग्लैंड्स पेनिस का फीमेल में कौन सा होमोलोगस है, क्या नाम है उसका? ग्लैंस क्लिटोरिस। काउपर्स ग्लैंड का? काउपर्स ग्लैंड का फीमेल में कौन है? बार्थोलिन्स ग्लैंड। बार्थोलिन्स ग्लैंड, वेरी गुड। चलो ठीक है। वीडियो दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलो देखते हैं बेटा। तो कल लास्ट लेक्चर में हमने यही देखा था, होमोलॉजी बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? इसमें हमने देखा था, क्या क्या देखा था इसमें हमने? कि जो स्क्रॉटल है या स्क्रॉटल सैक जो है उसका होमोलोगस ऑर्गन कौन है फीमेल में? लेबिया मेजोरा। जो पेनिस है उसका कौन है? क्लाइटोरिस या क्लिटोरिस, है ना? रुक जाओ, बच्चे ऐड हो रहे हैं अभी तक। हाँ, तो पेनिस का कौन है? क्लिटोरिस, ठीक है। ग्लैंस पेनिस का कौन था? ग्लैंस क्लिटोरिडिस। और प्रोस्टेट का पैरायूरेथ्रल और स्किन ग्लैंड। चलो इसका लोकेशन बता दो कोई जल्दी से। पैरायूरेथ्रल और स्किन ग्लैंड का लोकेशन बताओ जल्दी से कोई। वो वेस्टिब्युलर ग्लैंड के बीच में। एग्जैक्टली, कहाँ पे हो? जो आपका जो यूरेथ्रल ओपनिंग था और जो वजाइनल ओपनिंग था उसके बीच में प्रेजेंट होता है, वहीं पे होता है। करेक्ट या रॉन्ग, जल्दी बताओ। बोलो। यस सर। हाँ, वहीं पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे देखो, तीसरा हमने देखा था कौन सा? काउपर्स, या जिसको बोलते हैं अपन कौन सा? बल्बो यूरेथ्रल मेल में, और फीमेल में उसके कौन है? बार्थोलिन ग्लैंड्स या बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड। इसका बता दो लोकेशन कहाँ पे था? वहीं पे होता है। कहाँ पे? बेस ऑफ द वजाइनल ओपनिंग, है ना? वजाइना। हाँ, बेस ऑफ द वजाइनल ओपनिंग के पास होता है इसका, ठीक है। चलो अब अपन लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमें शुरू करना है क्या? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस आप सबको पहले से पता है, किसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस? किसको बोलते हैं बेटा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब पक्की बात है, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो दो टाइप के गैमेट बनते हैं, एक मेल के अंदर बनता है, एक फीमेल के अंदर बनता है। तो गैमेटोजेनेसिस को अपन कितने कैटेगरीज में बांट देंगे? दो कैटेगरी में, है ना? एक को क्या बोलेंगे बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और एक को क्या बोलेंगे अपन? oogenesis। oogenesis, है ना?
स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन Formation ऑफ of मेल sperm. गैमेट और स्पर्म, एंड oogenesis मीन फॉर्मेशन ऑफ ओवम और Ovum. egg। क्लियर है सबको, है ना? Yes, sir. बच्चे बहुत लेट तक आपके बैच में ऐड होते हैं। हाँ ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस हो गया। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इट कैन बी स्टडीड अंडर 2 कैटेगरीज, है ना? पहला कौन सा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और मेल गैमेट, है ना? और oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग। क्लियर है? ठीक है। अब आप जानते हो ये सारा एक्टिविटी हार्मोन के अंदर होता है, तो वो भी देखेंगे कौन कौन सा हार्मोन पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है और कौन सा हार्मोन फीमेल रिप्रोडक्टिव। आज हमारा टॉपिक होगा मेल के बारे में, फिर जब oogenesis देखेंगे अपन तब देखेंगे फीमेल के बारे में। ठीक है, तो ये सारी बातें लिखी हुई है। चलो बेसिक पहले मैं बताते जा रहा हूँ, फिर मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, अब देखो जो गैमेटोजेनेसिस होता है ना, वह 3 फेज में डिवाइडेड है ना? जब गैमेटोजेनेसिस को आप पढ़ोगे, अभी पूरा डिटेल अपन देखेंगे, तो इसको 3 फेज में अपन डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो फेज हम देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे बेटा? मल्टीप्लीकेशन फेज। कौन सा फेज बताओ? मल्टीप्लीकेशन। Multiplication. द फर्स्ट वन विल बी मल्टीप्लीकेशन फेज। पहला होगा मल्टीप्लीकेशन फेज। बहुत आसान है एकदम, देखो ऐसा करके हम पढ़ेंगे कि आपको क्लास में याद हो जाएगा, ये गारंटीड है, बस ध्यान से सुनते जाओ। पहला आपका है मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकेंड वन इज ग्रोथ फेज, एंड थर्ड वन इज कौन सा फेज? तीसरा Maturation phase. मैच्योरेशन फेज, है ना? ये 3 पार्ट में अपन बांट सकते हैं। ठीक है, अपन देखेंगे इसको भी 2 पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। तो एक पहले, सबसे पहले ये सब लोग बताओ क्या होता है? ये देख, सुना है आपने? ये सुना है नाम सबने? बताओ। प्राइमोर्डियल जर्म सेल, सुना है नाम? आपने पढ़ लिया है सब, स्पर्मेटोजेनेसिस तक हो गया था आपका। देखो जो भी है ना आपने पढ़ा, जो स्पर्म बनाएगा वो कौन सा सेल है? जल्दी बता, नाम बता दो। स्पर्मेटोगोनिया पढ़ा था, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा? Germ cell. जर्म सेल। यही स्पर्म बनाएगा। इसी तरह जैसे मेल में स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, फीमेल में जो सेल है ओवम बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ऊगोनिया। क्या बोलते हैं? ऊगोनिया। ऊगोनिया क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा। अब देखो यह स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया यह कहां से आया? यह इसी सेल से निकल के आता है। किस सेल से? जल्दी बताओ। प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये बात समझ में आई? पहले जल्दी बताओ। Yes. Yes, sir. मेल में स्पर्म बनाता है स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स है, और फीमेल में उसी के जैसा सेल्स है उसको बोलते हैं ऊगोनिया। ये प्लूरल फॉर्म है बेटा, अगर सिंगुलर लिखोगे तो क्या होगा बेटा इसका? ऊगोनियम। ठीक है, दिस इज सिंगुलर। एंड अगर स्पर्मेटोगोनिया का सिंगुलर लिखे तो क्या होगा बताओ? स्पर्मेटोगोनियम। सिंगुलर क्या होगा इसका? स्पर्मेटोगोनियम। तो कभी कभी सिंगुलर प्लूरल से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो याद रखने का, स्पर्मेटोगोनियम है ना, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल की बात बता दिया मैंने। सिंगुलर क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम, उसका होता है ऊगोनियम। बात यहाँ पे क्या समझना है, जो स्पर्मेटोगोनिया है और ऊगोनिया है, दोनों एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बाहर निकलते हैं। मतलब प्राइमोर्डियल जर्म सेल से दोनों को बनाता है। स्पर्मेटोगोनिया को भी मेल में और फीमेल में किसको बना देता है? जल्दी बताओ। ऊगोनिया को। आई बात समझ? जल्दी बोलो। Yes, sir. बोलो। तो इसीलिए प्राइमोर्डियल जर्म सेल को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन। एक्स्ट्रा गोनाडल मतलब यह जो है ना आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल टेस्टिस में नहीं बनता है। यह जब बच्चा 9 मंथ तक डेवलप होते रहता है ना, एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं, डेवलपिंग फीटस, उसी टाइम पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल बन जाता है। आ रही बात समझ? तो एक चीज बताओ, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स टेस्टिस में आके नहीं बना, ओवरी में आके नहीं बना, मतलब गोनाड्स में नहीं बना। कहां बना? यह तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही बन चुका है पहले ही, तो इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा गोनाडल। जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, बोल सकते हैं बेटा? सबको समझ में आ रही है बात, है ना? बाद में जाके, कब जाके सब बताऊंगा, सारा कुछ लिखा हुआ है। बाद में जाके यह प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहां एंट्री कर जाता है बेटा? कहां एंट्री कर जाता है? टेस्टिस में। आई बात समझ? जल्दी बताओ। यह बाद में जाकर टेस्टिस में आ जाता है और टेस्टिस में भी आके इनएक्टिव रहता है।
जब बच्चा रहता है ना तो इनएक्टिव रहेगा, प्राइमोडियल जर्म सेल्स। कब जाके एक्टिव होता है? जब हम किस स्टेज में पहुंच जाते हैं बेटा? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में पहुंच जाते हैं, तब जाके यह एक्टिव हो जाता है और तब स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा और स्पर्म बनाएगा। क्लियर है? सारी बातें लिखी होगी। तो देखो अभी बेसिक अपन देख रहे हैं, स्लाइड में तो आपको सब कुछ मिलेगा, नोट्स में देखो जो मेरे नोट्स है ना उसी को मैं पीपीटी के फॉर्म में बना के लाता हूँ, एग्जैक्टली मेरे नोट्स का कॉपी होता है। तो देखो आप 3 फेज मैंने बताया, बहुत सिंपल टर्म्स में पहले बता दे रहा हूँ। पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस 1 मिनट में, है ना। हमारे पास कौन सा सेल है बेटा? कौन सा सेल है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोजोआ। या इसी को क्या बोलते हैं? जर्म सेल। जर्म सेल्स, है ना। अभी बेसिक बता रहे हैं जो सीधा सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले क्या होता है बेटा? मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा जल्दी बताओ? मल्टीप्लिकेशन, है ना। तब आप देखोगे ना ये 2 टाइप के स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा फिर, है ना। ये देखो इसको हम कभी कभी ये भी बोल देते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, या सीधा स्पर्मेटोगोनिया, या टाइप ए जर्म सेल्स, है ना। अब यह जब मल्टीप्लिकेशन हुआ, है ना, मल्टीप्लिकेशन मतलब ये डिवाइड करेगा, और डिवाइड कौन सा डिवीजन होगा बेटा? माइटोसिस। कौन सा जल्दी बताओ? माइटोसिस। तो अपना नंबर बढ़ा लिया, बहुत सारा क्या बना लिया, ये अलग अलग माइटोसिस करके नंबर अपना बढ़ाया। मतलब टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस किया और भी नंबर अपना बढ़ा लिया, नंबर ऑफ सेल्स। अब जो दोनों बना ना, इसमें से कुछ टाइप ए रह गया, कुछ टाइप ए जैसा ही, और कुछ थोड़ा सा कैसा हो गया, टाइप बी टाइप का, मतलब ये अलग हो गया थोड़ा सा, है ना। अब यह टाइप ए है ना, ये इसी की तरह एक्ट करता रहेगा, स्पर्मेटोगोनिया की तरह, और ये फर्दर अपना माइटोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ाता रहेगा। टाइप बी जो है अब आगे की कहानी शुरू कर देगा, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। आई बात समझ? यह टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ होगा, बताया था ना 3 फेज में अपन पढ़ेंगे। पहला फेज कौन सा हुआ बेटा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या हुआ कि सर जो स्पर्मेटोगोनिया है ना वह डिवाइड कर गया, और 2 टाइप के स्पर्मेटोगोनिया, एक तो ओरिजिनल अपने ही जैसा टाइप ए, और एक कुछ अलग बना दिया टाइप बी। टाइप ए इज गोइंग टू एक्ट लाइक दीज स्पर्मेटोगोनिया ओनली, और यह कंटिन्यू करेगा अपना डिवीजन और नया नया सेल्स बनाते रहेगा। टाइप बी जो है उसमें क्या होता है, ग्रोथ हो जाता है ना। ग्रोथ होने के बाद ये क्या करेगा? ग्रोथ मतलब इसका साइज क्या होगा बेटा? साइज क्या हो गया? इंक्रीज। लार्ज हो गया, है ना। तो इसमें ग्रोथ हो गया। अब जब यह ग्रोथ हो गया ना, इसी को अपन बोलने लगते हैं क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। आई बात समझ? जल्दी बताओ। यस सर। यस इसी सर। इसी को हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहां से मियोसिस शुरू होता है। यहां तक का जो कहानी था ना, यह हुआ पहला मल्टीप्लिकेशन, माइटोसिस हुआ, दूसरा ग्रोथ, ग्रोथ होने के बाद बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इसमें शुरू होगा, अरे बीच में तुम्हारे क्लास में किसी को एडमिट नहीं करूंगा कल से मैं, अगर देखो यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अब मियोसिस शुरू होगा, मतलब अब तीसरा फेज शुरू हो जाएगा। कौन सा? मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन। है ना। अब इसमें क्या होगा, मैं इधर दिखा रहा हूं। इसमें पहले मियोसिस 1 होगा बेटा, मियोसिस 1 होगा तो बन गए 2 क्या, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। आई बात समझ? जल्दी बताओ। अब इसमें फिर से क्या होगा बेटा? मियोसिस, कौन सा मियोसिस अब? अरे बोलो ना भाई। मियोसिस 2, है ना। और बन जाएंगे 4 आपके क्या, स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और यह स्पर्मेटिड्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब जाके बन जाता है क्या? स्पर्म। आई बात समझ? जल्दी बोलो। कुछ हुआ ही नहीं सर। सर पहले ग्रोथ हुआ और ये अपना नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाया, इसी में से कुछ सेल्स मतलब क्या होता है, एनलार्ज हो जाता है और वह बना लेता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुआ तो 2 सेल बनेगा, और बना लिया क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हुआ, 4 आपके क्या बन गए, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड कैसा होता है, राउंड होता है, नॉन मोटाइल होता है, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, तब जाके यह बना देता है मोटाइल क्या, स्पर्म। आई बात समझ? जल्दी बोलो। यस सर। तो बहुत बेहतरीन तरीके से सारे स्लाइड में लिखा हुआ है, सारी बातों को देखो आप। एक मिनट रुक जाओ।
एक मिनट बेटा वेट करना, इसके रेजोल्यूशन को बढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट रुको। चलो ये बात समझ में आ गई सबको जो बताया था अभी? ये बताओ। यस सर। अब इसी बात को अपन पूरे फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जो भी है आपको सारा समझ में अभी आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। खत्म करते हैं अभी। चलो कंटिन्यू करते आगे अपन गैमेटोजेनेसिस को। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलो देखो आप, तो यहाँ पे आपको ब्रीफ बता दिया मैंने, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपन। देखना, गैमेटोजेनेसिस है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, और oogenesis क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ ओवा। क्लियर है? पहले ही बता दिया, बोलो। यस सर। और गैमेटोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। GnRH का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बता दो। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है? ये बता दो। सर गोनाड्स का रिलीज के स्टिमुलेट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो क्या सेक्रेट करे? FSH है ना। तो GnRH FSH रेगुलेट्स गैमेटोजेनेसिस। बताऊंगा कैसे, आगे देखो। बिसाइड्स दिस हार्मोन, विटामिन ई, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है ना। विटामिन ई का भी रिक्वायरमेंट होता है गैमेटोजेनेसिस के लिए। अगर विटामिन ई का डेफिशिएंसी हो गया तो इससे क्या हो गया? इनफर्टिलिटी हो जाएगा। क्लियर है? विटामिन ए इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी गैमेट्स। तो ये सारे पॉइंट्स हो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। आपको बता ही दिया, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन फेज। क्लियर है सबको? ये बोलो। एज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, द स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा। आप जानते हो 2 टाइप के गैमेट है। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म को ही अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, और दूसरा ओवा। गैमेटोजेनेसिस कैन बी स्टडीड अंडर 2 ब्रॉड हेडिंग्स। पहला स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा क्या आपका? oogenesis। क्लियर है? बोलो। ये सारी बातें हो गई। अब स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को ही अपन क्या बोलते हैं? स्पर्म। अच्छा एक बात बताओ, स्पर्म सिंगुलर है प्लूरल है? स्पर्म सिंगुलर है प्लूरल है? क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर। बेटा स्पर्म खुद में प्लूरल है, ठीक है। स्पर्म क्या है? प्लूरल। जब सिंगुलर होता है ना तो इसको स्पर्मेटोजून बोलते हैं। स्पर्मेटोजून, ठीक है। स्पर्म प्लूरल शब्द है, ठीक है। आगे देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, oogenesis द फॉर्मेशन ऑफ ओवा। जो बातें मैं बोल रखा हूं वही पढ़ा रखा हूं, वही बातें लिखा हुआ है। बोथ स्पर्मेटोगोनिया,
स्पर्मेटोगोनिया का सिंगुलर क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। एंड ऊगोनिया उसका सिंगुलर है ऊगोनियम। ओरिजिनेट फ्रॉम, यहां से सारी बातें बता दिया मैंने, प्राइमोर्डियल जर्म सेल और पीजीसीएस विच आर एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन। क्यों बोलते हैं? लिखा हुआ है स्टेम सेल्स कॉर स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कैसा सेल आपका? स्टेम सेल है। स्टेम सेल किसको बोलते हैं बेटा? जो अनडिफरेंशिएटेड है, उसमें अभी कोई चीज डिवीजन ये सब नहीं हुआ है, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, वैसे सेल को स्टेम सेल बोलते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया डेवलप्स फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स दैट अराइज फ्रॉम द योक सैक। ये कहां से निकलता है? योक सैक से, है ना। दैट्स व्हाई पीजीएस आर एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन। मतलब इसका फॉर्मेशन जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है, इसका टेस्टिस या ओवरी में नहीं हो रहा है, यह तो एम्ब्रियो स्टेज में ही हो जाता है इसका फॉर्मेशन। कहां से? यॉक सैक से, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा गोनाडल। आगे लिखा भी हुआ देखो, दीज प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स एंटर द टेस्टिस ड्यूरिंग द 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट। देखो ना, बन गया पहले। टेस्टिस में कब एंटर करता है बेटा? 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जब 5वां वीक, मतलब कि समझो ना अप्रोक्स 35 डे जब हो जाता है एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर, तब जाके यह प्राइमोर्डियल जर्म सेल पहले से बना हुआ है, या वहां से बस निकल के और 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कहां चला जाता है? टेस्टिस के अंदर। आई बात समझ? इसीलिए तो इसको बोल रहा है, क्योंकि बना कहां पे? बना कहां पे? यूट्रस के अंदर, फीटस के डेवलपमेंट जब हो रहा वहां पे, लेकिन गया कहां पे? टेस्टिस के अंदर। तो बना दूसरे जगह और बाद में लोकेशन इसका है टेस्टिस में, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन। किसको? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को। पहली बात। दूसरी बात, इन द एम्ब्रियोनिक टेस्टिस, एम्ब्रियोनिक मतलब जब तक वो कहां था? जब तक वो कहां था? फीटस के अंदर था। 9 मंथ ऑफ डेवलपमेंट की बात हो रही है। इन द एम्ब्रियोनिक टेस्टिस द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डिफरेंशिएट इनटू स्पर्मेटोगोनिया। वहीं पे डिफरेंशिएट कर जाता है स्पर्मेटोगोनिया में, लेकिन यह स्पर्मेटोगोनिया अभी कोई डिवीजन शो नहीं करेगा। कब तक? कब तक? प्यूबर्टी तक। ये बात समझ में आई सबको? क्या बोला अभी तक? सिंपल सी बात है। मान लो कि यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है यूट्रस के अंदर, इसी के अंदर बन जाता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, यह यहीं पे डिफरेंशिएट करके बना देता है स्पर्मेटोगोनिया। अब यह 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है? यह टेस्टिस में एंटर करता है स्पर्मेटोगोनिया, लेकिन वहां पे जाके क्या रहता है? डोरमेंट रहता है। कब तक? प्यूबर्टी तक। जैसे ही प्यूबर्टी आएगा, यह स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। क्लियर है? जल्दी बताओ। बोलो। यस सर। In the embryonic testis, the primordial germ cells differentiate into spermatogonia, which remain dormant during childhood. पूरे childhood में dormant रहता है spermatogonia, मतलब divide नहीं करता है। जैसे ही हम puberty attain करते हैं, मेल में puberty आता है, 13-14 साल की एज होती है, यह spermatogonia जो dormant था पूरे childhood में एक्टिव हो जाता है and begin producing sperm at puberty। लिखा हुआ है। Spermatogenesis occurs in the seminiferous tubule। आप बेहतरीन तरीके से जानते हो पहले से कि जो आपका स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है ना? होता है कि नहीं? Yes. तो स्पर्मेटोजेनेसिस occurs in the seminiferous tubules of the testis and oogenesis occurs in the follicles of ovary। बताया था ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, वहीं पे तो oogenesis हो रहा है। और ग्राफियन फॉलिकल ही जब टूटता है तो क्या बाहर निकल जाता है? सेकेंडरी oocyte, है ना? दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, है ना? अभी आपने देखा जो गैमेट का फॉर्मेशन कब शुरू होगा? प्यूबर्टी। तो ये सब इंट्रोडक्शन है। यह आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक साइड में आपको दिखा रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक साइड में क्या दिखा रहा है आपको? oogenesis। हमारा कंसर्न अभी क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पक्की बात है जो मैंने आपको बताया, कब शुरू होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस? जल्दी बताओ। एट प्यूबर्टी। तो देखो आपका स्पर्मेटोगोनिया है, उसमें माइटोसिस हुआ। आपको पहले ही बताया था माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन, यहाँ पे एक ही में दोनों को कंबाइन कर दिया। मैंने क्या बोला था? माइटोसिस होगा, यह अपना नंबर बढ़ाएगा, नंबर बढ़ाने के बाद एक उसमें से जो टाइप बी होगा क्या करेगा बेटा? ग्रोथ कर जाएगा और यह क्या बना लेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला मियोटिक डिवीजन होगा, क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड डिवीजन होगा, क्या बनेगा? स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तब वो क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ। स्पर्मेटोजोआ। क्लियर है? ठीक है। अब देखो तो क्रोमोजोम नंबर खुद से बता सकते हो तुम लोग? चलो, स्पर्मेटोगोनिया में कितने होंगे क्रोमोजोम? हम लोग डिप्लॉयड है, क्या होगा शुरू में? 46। 2n = 46। यहाँ पे माइटोसिस हुआ है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी कितने होंगे? 46। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 23। स्पर्मेटिड्स में 23। स्पर्मेटोजोआ में
23. आज बात समझ, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो ये सब आप याद रखोगे सारी बातें, है ना। अब क्वेश्चन देखो बहुत घुमा घुमा के पूछता है इसमें, आपको बताऊंगा अभी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछेगा वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ध्यान दो क्वेश्चन क्या है। वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में प्रोड्यूस हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स, आंसर करो। वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेगा। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, कितने कितने स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करेगा, बता दो भाई। अरे एक चीज बताओ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या शुरू होता है, जल्दी बताओ। क्या शुरू होता है, मियोसिस। Meiotic. यही से मियोसिस होता है। तो पहले मियोसिस 1 करेगा तो कितने सेल बनेंगे, 2. 2। फिर से मियोसिस 2 बनेगा तो कितने सेल बनेंगे, 4. तो वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूसेस, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड किया तो ये बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद बना ये स्पर्मेटिड्स। तो कोई पूछे वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में प्रोड्यूस हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स, क्या बोलोगे, 4, 4. है ना। हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ, क्या बोलोगे, 4, 4. क्योंकि स्पर्मेटिड्स में ही जब केवल मैच्योरेशन होता है तो बन जाता है स्पर्मेटोजोआ। क्लियर है बात, जल्दी बताओ। Yes, sir. Sir. लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कब, ध्यान दो, जब क्वेश्चन पूछ दिया वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूसेस हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स, अब बताओ। 1. 1. 1। अरे यार सोच के आंसर किया करो यार, बिना सोचे आंसर, तो बिना सोचे आंसर क्यों कर देते हो। सोच समझो, सोचो समझो फिर आंसर करो। देखो क्वेश्चन क्या है, वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूसेस हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स। तो चलो देखते हैं, ध्यान दो। ये था हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, लॉजिक लगाना होता है बेटा, ठीक है। यह हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसमें मियोसिस 1 होता है तो बन जाता है 2, क्या हमारा, जल्दी बताओ, 2 क्या बन जाता है हमारा, सेकेंडरी Secondary. स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, चलो यहाँ लिखा हुआ नहीं लिख रहा मैं, सेकंड। अब बोल रहा है वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल प्रोड्यूस हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स या हाउ मेनी स्पर्म, तब एक से कितना निकलेगा बेटा, 2 ही 2. निकलेगा ना। तो क्वेश्चन चेंज हो गया ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलोगे तो 4, लेकिन अगर सेकेंडरी बोल दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, 2. 2। आई बात समझ सबको, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. तो इस तरह से देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होता है, बट अपना दिमाग लगाना होता है, दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर सब गड़बड़ है। चलो, तो आप तो स्पर्मेटोजेनेसिस अभी समझ गए, फिर भी पूरा डिटेल यहाँ पे देखते हैं अपन। यहाँ से शुरू हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। एनसीईआरटी में जितना था ना वो कहानी खत्म हो गई उसी 2 स्लाइड में। देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स बाय द इमैच्योर जर्म सेल्स। कौन बनाता है, इमैच्योर जर्म सेल, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, इन द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। लोकेशन वगैरह सब लिखते हैं यहाँ पे। इट बिगिंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज टिल डेथ। मेल के अंदर क्या होता है ना, प्यूबर्टी से शुरू होता है ना स्पर्मेटोजेन स्पर्म बनना, वह उसके लाइफ टाइम तक चलता है। लेकिन यह होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है ना, हेल्दी स्पर्म का नंबर कम होते जाता है ना, स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाता है, स्पर्म काउंट कम होते जाता है, लेकिन बनता जब तक वो जिंदा है तब तक है, ठीक है। वही लिख रहा है, विथ एडवांसिंग एज द नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस एज वेल एज क्वालिटी ऑफ स्पर्म रिड्यूसेज। जैसे जैसे एज होगा तो स्पर्म काउंट मतलब स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होते जाता है, उसका क्वालिटी भी कम होते जाता है। In humans, this process takes 65 to 75 days. कौन सा स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना टाइम लग जाता है बेटा, अप्रोक्स 75 डेज। आई बात समझ, 75 डेज में जाके आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आगे देखो, the wall of seminiferous tubules is lined by cuboidal spermatogonia, male germ cells and columnar ये बताने की जरूरत है क्या, ये बताने की जरूरत है, जल्दी बताओ। No, sir. सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप के सेल होते हैं। क्यूबॉइडल सेल को क्या बोल रहे थे वहां पे, याद करो, Germ cell. जर्म सेल्स। और जो कॉलमनार था उसको क्या बोल रहे थे, Sertoli cell. है ना। अब उसी में जो आपका कॉलमनार क्यूबॉइडल सेल था स्पर्मेटोगोनिया, है ना, ये कहां से आता है, प्राइमोडियल जर्म सेल से, अभी बता दिया। एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ एंड सर्टोली सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म। ऐसा पढ़ चुके हैं कि नहीं अपन, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, तो ये सब में कोई दम नहीं है। आगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेज। 2 फेज में हम इस पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी करते हैं। एक को बोलते हैं क्या बेटा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, है ना। अभी आपने पूरा पढ़ लिया है। स्पर्मेटोगोनिया से हमने पहले क्या बनाया था बेटा, कहां तक पहुंचे थे हम, स्पर्मेटिड्स पहुंचे थे कि नहीं, जल्दी बताओ।
यस सर। और Yes. स्पर्मेटिड्स में जब मैच्योरेशन हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, डिफरेंशिएशन हो गया, तो क्या बन गया था? स्पर्म, Sperm. है ना। तो ये देखो पहला वाला प्रोसेस जो है ना, कहां से कहां तक? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स बनाने तक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्लियर है? जल्दी बताओ, है ना। और स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस। क्लियर है? जल्दी बताओ, बोलो। स्पर्मेटोगोनिया से Yes. स्पर्मेटिड जहां तक बनेगा, वो पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? जल्दी बताओ। स्पर्मियोजेनेसिस। आई बात समझ? बोलो। Yes, sir. अब देखो एक चीज ध्यान दो, जो आपका स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है ना, उसमें 3 सब फेजेज होंगे जो आपको अभी बताया: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। और मैच्योरेशन फेज में ही ये दोनों आता है, कौन? आपका मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है? क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. देखो ना, ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ये देखो आपका 2n आपको दिख रहा है, दिस इज स्पर्मेटोगोनियम। एक स्पर्मेटोगोनियम है, एक सेल को उठाया, ये 2n होगा। तो आपको क्रोमोसोम नंबर इसमें देखो तो दिख रहा है 1 2 3 4। जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। Yes, sir. अब इसमें बेटा क्या हुआ? इसमें बेटा माइटोसिस हुआ, है ना। पहले माइटोसिस होता, ग्रोथ वाला ऐसा बताया, तब ये क्या बना रहता है? जल्दी बताओ। प्राइमरी Primary. स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी कितने क्रोमोसोम है देखो तो, अभी सेम है कि नहीं? क्योंकि क्या 4. हुआ था यहाँ पे? माइटोसिस। Mitosis. तो ये भी देखो 2n है ना। अब देखो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहले क्या होगा? मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में देखो तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया कि नहीं? Yes, जल्दी sir. बताओ, है ना। अब इसमें मियोसिस 2 होगा तो 4 क्या बन गए? 4 क्या बन गए? स्पर्मेटिड्स, Spermatids. है ना। और यही स्पर्मेटिड में जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जिसको अपन स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, तब यह क्या बन गया? स्पर्म। आई बात समझ? जल्दी बोलो। Yes, sir. चलो तो देखते हैं पहला प्रोसेस क्या था बेटा? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। समझ तो गए हो, लेकिन लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपका 12th भी है, तो आपके थियरी को भी जरूरत है। आपको थियरी देखो तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस सबसे पहले जल्दी से बता दो कहां तक कहां तक प्रोसेस है? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स बनने तक का जो सफर है आपका, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है? स्पर्मेटिड्स। ठीक है? अब इसमें 3 सब फेज है: मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। सब बता ही दिया। द स्पर्मेटोगोनिया, जो शुरुआत में हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है ना, उसको पहले ही बोल दिया था, हम टाइप ए भी बोलते हैं। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, या सीधा क्या बोल सकते हैं बेटा? स्पर्मेटोगोनिया, या क्या बोल सकते हैं? जर्म सेल्स। उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे जल्दी बताओ? स्पर्मेटोगोनिया में 46 होंगे कि नहीं? 46। यस सर। 46 होंगे। आप जानते हो 46 में कौन होगा? 44 हमारा ऑटोजोम्स होता है, और 2 क्या होगा बेटा? एक्स वाई। मेल की बात हो रही है तो मेल में एक्स एक्स तो होगा नहीं, क्या होगा मेल में? एक्स वाई, XY. है ना। तो वही 46 होता है। 44 ऑटोजोम्स और 2 आपका सेक्स क्रोमोसोम X1। इसीलिए यह बता रहा हूं मैं कि जो शुरुआत हमने किया वो डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 44 ऑटोजोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है? अब देखो द स्पर्मेटोगोनिया, जिसको टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया ही बोल सकते हैं, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, तो 10 बार हो गया। डिवाइड माइटोटिकली, पहला कैसा डिवीजन रहा बेटा? माइटोटिक डिवीजन। टू गिव राइज टू मोर स्पर्मेटोगोनिया ऑफ टाइप ए एंड ऑल्सो स्पर्मेटोगोनिया ऑफ टाइप बी। पहले ही बता दिया कि टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा, वो 2 टाइप के सेल बनाएंगे। पहले तो खुद जैसा टाइप ए भी बना लेगा। माइटोसिस क्यों करवाते हैं? सेल का नंबर बढ़ाने के लिए, है ना। तो बहुत सारा सेल बना, उसमें कुछ तो टाइप ए ही रह जाएगा, कुछ उसमें से क्या हो गया? टाइप बी की तरह एक्ट करेगा, और टाइप बी ही अब आगे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसी को बोलते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन फेज। क्यों सर बोला मल्टीप्लिकेशन फेज? क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हो रहा है, और यह क्या बना रहा है? स्पर्मेटोगोनिया ऑफ टाइप ए, स्पर्मेटोगोनिया ऑफ टाइप बी। अगला ग्रोथ फेज। अब उसी में से जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है ना, इसमें भी अभी क्योंकि माइटोसिस हुआ है तो सेम क्रोमोसोम नंबर होगा। अंडरगो चेंज as they grow and increase in size by accumulating nourishing materials and are called primary spermatocytes, है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इज डिप्लॉयड विद 46 क्रोमोसोम्स। सेम होगा क्योंकि माइटोसिस के बाद बना है। उसके बाद है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में ही आपका मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 आता है। अब हमने अभी तक क्या बना लिया? अभी तक चलो अब खुद से मैं बता दूं, सीक्वेंस में चलते हैं ताकि सबको समझ आते जाए। हमारे पास था, ध्यान दो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। हमारे पास था, इधर देखते हैं,
यह है आपका टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, या इसको जर्म सेल्स भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ बेटा, जल्दी बताओ। माइटोसिस। माइटोसिस। माइटोसिस क्यों करवाते हैं? ताकि ये नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाए, इसका बढ़ इंक्रीज। जाए। ठीक है, चलो ऐसे मान लेते हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया। अब कुछ अभी भी जो नए सेल्स बने ना, उसमें कुछ कैसे बिहेव करेंगे, Type जल्दी A. बताओ। टाइप ए की तरह, लेकिन कुछ कैसे बिहेव करेंगे, टाइप टाइप बी। बी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब बोलोगे टाइप ए टाइप बी क्या है, इसको समझाने के लिए बहुत सारी बातें बतानी होगी, इतना आपको जानना नहीं है, बस आप इतना समझो। माइटोसिस में क्या हुआ, टाइप ए और टाइप बी। एक मिनट बेटा रुक जाओ। हेलो, एक मिनट बेटा, एक मिनट। 12th बोर्ड को लेके कुछ न्यूज है, एक मिनट रुक जाओ। चलो, गुजरात बोर्ड का भी क्लास 12th कैंसिल हो गया सर। चलो बेटा देखते हैं आगे। सबको समझ में आ रही है बेटा, ये बताओ, बोलो। यस सर। Yes, sir. आपके कोई भाई बहन लोग हैं 12th में जिनको बोर्ड देना है अभी? यस सर। उनके लिए खुशखबरी है, गुजरात बोर्ड के भी अभी एकदम कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन 99% कंफर्म है। अभी मीटिंग चल रही है अभी, है ना, लेकिन 99% आ रहा है सोर्सेस की कैंसिल हो रहा है एग्जाम 12th बोर्ड का। गुजरात बोर्ड भी, कल तो सीबीएसई कैंसिल हो गया, आज गुजरात बोर्ड भी कैंसिल हो रहा है। चलो देखो, यहाँ पे टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है बेटा, ठीक है। इसमें माइटोसिस हुआ। माइटोसिस मतलब अपन बोल सकते हैं कौन सा फेज हुआ बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। इसमें से बन गया टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया एंड टाइप बी। टाइप स्पर्मेटोगोनिया उसी तरह रह जाएगा, स्टेम सेल की तरह, मतलब कि यह टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया इसी तरह रह जाएगा। ये फर्दर और माइटोसिस करता रहेगा, और ज्यादा आपका क्या बनाता रहेगा, स्पर्मेटोगोनिया बनाता रहेगा। तो इसका कहानी, ये अपना डिवाइड करता रहेगा, माइटोसिस करता रहेगा, नंबर बढ़ाता रहेगा। टाइप बी जो है वह अब आगे पार्टिसिपेट करेगा इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। टाइप बी में अगला फेज अब कौन बताया था मैंने मल्टीप्लिकेशन के बाद बेटा, ग्रोथ। ग्रोथ फेज। यह एनलार्ज हो जाता है, इसका सेल अभी ऐसा है ना, ये ऐसे हो जाएंगे। एक को उठा लिया मैंने, सबको नहीं उठा रहे, एक को उठा के दिखा रहा हूं। इसका साइज क्या होगा, एनलार्ज। कैसे हो गया, क्योंकि अपने अंदर, क्योंकि इसको आगे डिवाइड करना है ना, अपने अंदर ये बहुत सारा क्या एक्युमुलेट कर लिया, नरिशमेंट को, न्यूट्रिएंट को, ताकि इसका साइज ग्रो कर गया, ये साइज में बड़ा हो गया। तब इसको बोलते हैं आफ्टर ग्रोथ। इसी टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया को आफ्टर ग्रोथ अपन क्या बोल देते हैं बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। अब देखो, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब शुरू होगा तीसरा फेज। कौन सा फेज, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले क्या होगा, मियोसिस मियोसिस 1। मियोसिस 1 होने के बाद कितने सेल बन जाएंगे बेटा, 2। इसको बोलेंगे क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस 2, और बन जाएंगे 4 क्या, 4 सेल स्पर्मेटिड्स। 4 क्या बन जाएंगे बेटा, स्पर्मेटिड्स। यहां से लेके यहां तक की कहानी को ही अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्रोमोसोम नंबर भी ध्यान रखना है, इसमें कितने हैं, 44 प्लस XY, है ना। यहाँ पे भी कितने होंगे, 44 प्लस XY। लेकिन यहां से देखो, यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने होंगे, 44 प्लस XY होगा ना, जल्दी बताओ। लेकिन यहां जैसे ही मियोसिस हुआ, अब या तो क्या होगा 44 प्लस X, या 44 प्लस, समझ रहे हो, 44 बोल रहा हूं, 23, हाँ 22 प्लस X, या 22 प्लस Y। अलग अलग हो जाएगा ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। इसमें भी क्या होगा, यही 50% क्या होंगे, 22 प्लस X वाला, 50% क्या होंगे, 22 प्लस Y वाला, ठीक है।
यही तो है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं अलग। देखो यहाँ मैच्योरेशन फेज, मियोसिस 1 होगा पहले, हमने स्पर्मेटोसाइट बना लिया। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें 46 क्रोमोसोम है, अंडरगो मियोसिस 1 सो दैट each primary spermatophyte form two equal haploid cells called secondary spermatocytes. This is the first meiotic division. It reduces the number of chromosome to half, that is each secondary spermatocyte has 22 plus x और 22 plus y. ऐसा ही होगा ना, सब डिवाइड हो जाएगा ना, x y है तो कुछ में x जाएगा और कुछ में क्या जाएगा बेटा, y, और ऑटोजोम तो सब में होता ही है, ये जो 22 ऑटोजोम है वो तो सब में होगा, है कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो बोलो। Yes. क्या सबको समझ में आ रहा? श्रुति समझ में आ रहा बेटा? बताओ। Yes, sir. हाँ, आगे देखो, अब क्या होगा, मियोसिस 2, the secondary spermatocyte undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. This is the second meiotic division and this time there is no reduction in chromosome number. Note, each secondary spermatocytes divides to form 2 spermatids. बता दिया मैंने, अभी क्वेश्चन करके बताया था ना, बोलो, है ना? ये क्वेश्चन करके बताया ना कि हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटिड बनाएंगे? 2। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटिड बनाएंगे? 4। याद रखने का। इन ह्यूमन बींग्स मैच्योरेशन फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। सबसे लंबा फेज कौन है ह्यूमन बींग्स में? तीनों में से मैच्योरेशन फेज। दूसरा क्या होता है बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब इसको अपन स्पर्मेटेलियोसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अभी जो 4 आपका बन गया था क्या, जल्दी बताओ? स्पर्मेटिड्स। यार स्पर्मेटिड सर्कुलर है, नॉन मोटाइल है, अभी इसमें मोटिलिटी नहीं आया है, यह हेवी है, बहुत भारी होता है, लेकिन स्पर्म को आगे तैर के जाना है तो उसको लाइट वेट होना चाहिए कि हेवी वेट होना चाहिए, ये बताओ? लाइट वेट। तब यही सब चेंजेस होंगे इसमें, है ना? यही लिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सर्कुलर नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स इनटू मोटाइल स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, है ना, इज टर्म्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. Each spermatid 22 plus x और 22 plus y gradually changes its shape to become spermatozoon. देखा ना, स्पर्म आपका प्लूरल होता है, स्पर्मेटोजून मतलब सिंगल स्पर्म, ठीक है? स्पर्मियोजेनेसिस गेट्स कंप्लीटेड इन 74 डेज. ये कितने दिन लेता है स्पर्मियोजेनेसिस अकेले? 74. मेन काम यहीं पे होता है, सारा चेंजेस. A spermatid is non-motile and heavy. It has organelle like, क्या क्या होता है स्पर्मेटिड में? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, सब में चेंजेस होगा, मतलब सब में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तब जाके वो क्या कहलाएगा बेटा? स्पर्म, है ना? ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस द वेट ऑफ गैमेट इज रिड्यूस्ड अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर. बताया ना, अभी ये नॉन मोटाइल है, हेवी है, जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये लाइट वेट हो जाएगा और इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मतलब फ्लैजिला वगैरह डेवलप हो जाएगा. क्लियर है? जल्दी बताओ सर एक हाँ, डाउट। बोलो सर बेटा. जब मल्टीप्लिकेशन होता है क्या तब होता है? मल्टीप्लिकेशन, हाँ हाँ तो सर टाइप ए और टाइप ई बनता है ना? हाँ हाँ, टाइप ए टाइप बी. टाइप ए में भी जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब टाइप ए टाइप बी बनेगा या एक ही हाँ बनेगा? हाँ हाँ, तो इसी तरह तो प्रोसेस चलते रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस का. क्या बोला? लाइफ टाइम तक स्पर्म बनता है बेटा, बोला ना अभी, है ना? कैसे बनेगा? इसी तरह चलता रहेगा. वो ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएगा? टाइप ए टाइप बी. टाइप बी फिर क्या होगा बेटा? टाइप बी फिर पार्टिसिपेट करेगा, टाइप ए ऐसे ऐसा करके आपका स्पर्मेटोगोनिया का नंबर मेंटेन रहता है बॉडी में. 1 मिनट में ना लाखों स्पर्म बनते हैं ह्यूमन के अंदर, तो उस हिसाब से माइटोसिस तो होना होगा ना, नंबर ऑफ सेल्स बनना होगा ना. जल्दी बताओ. यस सर. आई बात समझ? यस सर. हाँ, चलो, तो स्पर्मियोजेनेसिस भी समझ गए. अब स्पर्मियोजेनेसिस में होता क्या, देखो ये पूरा वो डायग्राम आपका आ गया उसका. देखो स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए, यहीं से कहानी शुरू हुई थी. इसमें क्या था? 44x + y, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या हो गया? माइटोसिस. माइटोसिस से क्या बन गया आपका? स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी और स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए. तो टाइप ए अपना काम करता रहेगा, आगे पार्टिसिपेट कौन करेगा? स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी. स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी में क्या शुरू हो गया बेटा? ग्रोथ, मतलब इसका साइज बढ़ गया, है ना? अब इस जब साइज बढ़ जाता है इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला मियोटिक डिवीजन होगा, 2 क्या बन जाएंगे बेटा? जल्दी बताओ. सेकेंडरी स्पर्मेटिक साइट, है ना? और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो जाएगा, 4 क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटिड्स. और स्पर्मेटिड में जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या बन जाएगा? 4 स्पर्म. क्लियर है? देखो यह वाला फेज ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, और बाकी जो पूरा है ना लास्ट तक ये मैच्योरेशन. क्लियर है बेटा डायग्राम से? जल्दी बताओ, किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? नो सर. डाउट होना ही नहीं चाहिए यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं. सेम कहानी इसमें भी है. ये है आपका प्राइमो ये जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया,
है ना। इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ, ये बनते गया, बहुत सारा बना लिया। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद देखो अब इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन फेज में यहाँ बन गया बहुत सारा, क्या आपका, जल्दी बताओ क्या, स्पर्मेटोगोनिया, है ना। यहाँ देखो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, ए कुछ टाइप ए बना, कुछ टाइप बी बना, है ना। अब टाइप ए क्या हो गया, लिखा हुआ देखो, टाइप ए एक्ट एज स्टेम सेल्स टू प्रोड्यूस मोर स्पर्मेटोगोनिया, ये और ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया बनाता रहेगा। और टाइप बी जो है आगे पार्टिसिपेट कर गया, एक टाइप बी को हमने लेके दिखाया है। इसमें पहले क्या हुआ, ग्रोथ, बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें हो गया मियोसिस, 2 बन गया आपका, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटो, इसमें हो गया मियोसिस 2, स्पर्मेटिड, फिर स्पर्म। चलो 4 बार एक ही बात को बता दिया। अब देखते हैं चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। हमने बोला ना कि जो स्पर्मेटिड है इसमें चेंजेस होते हैं और तब जाके यह मोटाइल स्पर्म बन जाता है, तब जाके क्या बन जाता है बेटा, मोटाइल स्पर्म बन जाता है, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान जिससे स्पर्मेटिड मोटाइल होके स्पर्म बना लेता है, वो सारा चेंजेस यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला चेंज क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ क्या लिखा हुआ है, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। सबसे पहला क्या होगा, न्यूक्लियस उसका कॉम्पैक्ट हो जाएगा। जो स्पर्मेटिड में अभी पढ़ा था आपने एक स्लाइड पहले, क्या पढ़ा था आपने एक स्लाइड पहले, कि स्पर्मेटिड में न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, गोल्जी बॉडी सारा होता है, पढ़ा था अभी, जल्दी बताओ। Yes, sir. स्पर्मेटिड हैज ऑर्गेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, ये सब होता है। इन सब में चेंजेस होगा स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान, वही लिखा हुआ है। सबसे पहला चेंज न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस कॉम्पैक्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है सर, बाय लूजिंग आरएनए एंड एसिडिक प्रोटीन। उस न्यूक्लियस के अंदर जो आरएनए था, जो एसिडिक प्रोटीन था, वह इसको डिग्रेड कर देता है, लॉस्ट कर देता है ना। तो बच गया क्या डीएनए के अंदर फिर सर, तो डीएनए के अंदर देखो तो कौन सा प्रोटीन गायब हुआ, एसिडिक। तो अभी भी कौन सा प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है, जल्दी बताओ, बेसिक प्रोटीन अभी भी प्रेजेंट है ना। तो वही लिख रहा है, सो डीएनए हैज बेसिक प्रोटीन्स रिमेन इनसाइड द कंडेंस्ड न्यूक्लियर, है ना। तो मतलब देखो नहीं सही है, सो डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन लिखा हुआ, ठीक है। देखो इट टेक्स प्लेस बाय लूजिंग ऑफ आरएनए एंड एसिडिक प्रोटीन, मतलब इसमें से क्या क्या गायब हो गया, आरएनए गायब हो गया, एसिडिक प्रोटीन गायब हो गया, तो बच क्या गया इसके अंदर, कंडेंस्ड न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्लस एसिडिक प्रोटीन, ठीक है, यह बच गया। आरएनए और एसिडिक प्रोटीन गायब हो गया, डीएनए और बेसिक प्रोटीन बच गया किसके अंदर, कंडेंस्ड न्यूक्लियस के अंदर। अब देखो ड्यू टू कंडेंसेशन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस गेट्स चेंज एंड इट गेट्स पॉइंटेड एट द एंटीरियर साइड। जब देखोगे ना न्यूक्लियस का डायग्राम, ये देखो, आप देखोगे ये न्यूक्लियस है, ये एंटीरियर साइड पे कैसा हो जाता है, थोड़ा सा पॉइंटेड हो जाता है ड्यू टू कंडेंसेशन। आई बात समझ, बोलो। Yes, sir. Yes. हाँ। चलो देखो, तो इस कंडेंसेशन के कारण, कंडेंसेशन सिंपली क्या हुआ सर, जो न्यूक्लियस है ना वो आरएनए, बस आप एक ही लाइन याद रखना है, न्यूक्लियस और आरएनए एसिडिक प्रोटीन को क्या कर देता है, लूज कर देता है, और उसमें बच जाता है डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन। इसके कारण क्या होगा, जो न्यूक्लियस का शेप होता है सर, वह एंटीरियर साइड पे, आगे के साइड पे पॉइंटेड हो जाता है, प्लस ओवरऑल जो आपका स्पर्म होता है सर, वो ओवल और फ्लैट हो जाता है ह्यूमन के केस में। आगे न्यूक्लियस बिकम्स कॉम्पैक्ट फॉर्मिंग द मेजर पार्ट ऑफ द हेड। अभी देखेंगे 4 पार्ट होंगे स्पर्म के, है ना, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। तो न्यूक्लियस किस रीजन में, न्यूक्लियस ही पूरा मेजर पार्ट बना, हेड रीजन में ना सबसे ज्यादा कुछ दिखता है, तो कौन है आपका, न्यूक्लियस। क्लियर है। दूसरा किस में चेंज आएगा बेटा, गोल्जी बॉडीज में। ऑल द गोल्गी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज स्पर्म के कहाँ, स्पर्म है मान लो, स्पर्म के साइटोप्लाज्म में सर्कुलेट कर रहा होता है ना, पूरे जगह पे। तो अब क्या होगा कंडेंसेशन इसमें, चेंजेस में, all the Golgi bodies which are scattered in the cytoplasm of a spermatid assemble at the anterior side of nucleus। जो आपका वहां पे गोल्जी बॉडीज मूव कर रहा है ना, वो सब न्यूक्लियस के एंटीरियर साइड के पास आके जमा हो जाएगा। सेकंड चेंज ये होगा गोल्जी बॉडीज में। अब गोल्जी बॉडीज का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स, पहले क्या हुआ, सब आके जो न्यूक्लियस का एंटीरियर साइड है वहां पे आके जमा हो गया, उसके बाद आने के बाद टूट जाता है 2 अनइक्वल पार्ट में, एक लार्जर पार्ट और एक स्मॉलर पार्ट। जो लार्जर पार्ट है उसको बोलते हैं एक्रोजोम, ये नाम सुना होगा आपने, सुना है एक्रोजोम, सुना है कि नहीं, बोलो। Yes, और sir. जो स्मॉलर पार्ट है उसको बोलते हैं गोल्जी रेस्ट, जो बाद में जाके डिग्रेड हो जाता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर तुमने पढ़ा होगा तो स्पर्म का जो हेड है ना, इस स्पर्म के हेड को एक कैप लाइक स्ट्रक्चर कवर किया रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्रोजोम, ठीक है। और ये एक्रोजोम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लाइटिक एंजाइम्स होता है। लाइटिक एंजाइम मतलब स्पर्म लाइसिन से एंजाइम होता है इसमें, ठीक है। यही स्पर्म लाइसिन जब स्पर्म ओवम के पास जाता है ना,
तो ओवम का मेम्ब्रेन होता है, उसको ब्रेक करके स्पर्म को अंदर घुसने में एंट्री देता है, मतलब मदद करता है। आई बात समझ? जल्दी बोलो। तो एक्रोजोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो अभी तक क्या पढ़ा बेटा? कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, दूसरा गोल्जी बॉडी टूटता है और दो चीज बनाता है, एक्रोजोम एंड गोल्जी रेस्ट, ठीक है। एक्रोजोम का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्जी रेस्ट तो बाद में जाके क्या हो जाता है, डीजेनरेट, अपने आप खत्म हो जाता है। एक्रोजोम का काम इंपॉर्टेंट है। एक्रोजोम फॉर्म्स अ कैप इन फ्रंट ऑफ न्यूक्लियस, जो हेड होगा ना देखेंगे अभी, न्यूक्लियस के ऊपर जस्ट एक कैप बना देता है ना। और इस एक्रोजोम में क्या होता है बेटा, लाइटिक एंजाइम, और उसका नाम है स्पर्म लाइसिन। यही स्पर्म लाइसिन क्या करता है, ये मान लो कि एग का मेम्ब्रेन है, एग है ना, तो एग के ऊपर सबसे पहले मेम्ब्रेन होगा, एग मेम्ब्रेन जो होता है, यहाँ से आया स्पर्म, स्पर्म का सबसे पहले कौन टकराएगा इससे, एक्रोजोम। ये एक्रोजोम में जो स्पर्म लाइसिन है, एंजाइम है, वह एग के मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देगा ताकि ये स्पर्म उसके अंदर एंटर कर सके। किसके अंदर, एग के अंदर। क्लियर है? जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। चलो आगे देखो। तो ये क्या करता है एक्रोजोम, इसके अंदर जो एंजाइम है वह डिसॉल्व कर देता है एग के मेम्ब्रेन को ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सेंट्रोजोम, तीसरा चेंज किसमें होगा बेटा, सेंट्रोजोम में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों जो सेंट्रो, आप जानते हो सेंट्रोजोम किसको बोलते हैं, जब दो सेंट्रियोल हो और उसके अराउंड क्या होता है, एक मटेरियल आके जमा हो जाता है, तब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, अपन पढ़ा होगा सबने, सेंट्रोजोम। याद है सबको? यस सर। सेंट्रोजोम दो सेंट्रियोल को अपने साथ रखता है, ठीक है। अब देखो, बोथ द सेंट्रियोल्स ऑफ द सेंट्रोजोम मूव टुवर्ड्स पोस्टीरियर एंड ऑफ न्यूक्लियस। ये कहां मूव कर जाता है, पोस्टीरियर। गोल्जी बॉडीज कहां मूव किया था, एंटीरियर एंड ऑफ न्यूक्लियस। सेंट्रोजोम कहां आ जाएगा, पोस्टीरियर एंड ऑफ न्यूक्लियस, एंड फॉर्म प्रॉक्सिमल, जो न्यूक्लियस के पास होगा उसको प्रॉक्सिमल बोलेंगे, और जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्टल, है ना, वहां लिखा हुआ डिस्टल। तो सीधा बात यह है, अगर समरी करके पढ़ेंगे ना, इतना याद नहीं रखने का, सीधे क्या क्या याद रखना बेटा। पहला चीज, सर न्यूक्लियस में कंडेंसेशन हुआ, मतलब कि उसमें से आरएनए खत्म हो गया, एसिडिक प्रोटीन चला गया, ठीक है, और उसका शेप पॉइंटेड हो गया, ओवल और फ्लैट हो गया, सिंपल। दूसरा सर, चेंज हुआ गोल्जी बॉडीज में, सर वो टूट जाता है दो पार्ट में, एक बनाता है लार्जर, जो पार्ट बनता है उसको बोलते हैं एक्रोजोम, और दूसरा गोल्जी रेस्ट। गोल्जी रेस्ट सर डिग्रेड हो जाता है, एक्रोजोम में सर क्या होता है, यह कैप बना देता है स्पर्म हेड का, और इसमें एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड स्पर्म लाइसिन। वह स्पर्म लाइसिन एक मेम्ब्रेन को तोड़ के स्पर्म को अंदर घुसने में हेल्प करता है। तीसरा सर चेंज होता है सेंट्रोजोम में। सर सेंट्रोजोम क्या करता है, इसमें जो दो सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रियोल क्या बनाते हैं, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। ये क्या होगा, जो सेंट्रियोल है वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, एक न्यूक्लियस के पास चला जाता है, एक न्यूक्लियस से थोड़ा दूर रहता है। जो न्यूक्लियस के पास होगा उसको बोल देंगे प्रॉक्सिमल, और जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा उसको बोल देंगे डिस्टल सेंट्रियोल। अब ये दोनों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सेंट्रियोल है ना, बस अपना लोकेशन चेंज किया, सेंट्रियोल तो पहले से आप जानते हो पेयर में होता है, बस लोकेशन चेंज किया, एक न्यूक्लियस के पास चला गया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो गया डिस्टल सेंट्रियोल। अब इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टल सेंट्रियोल elongate to form axial filament of the long tail of the sperm। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ना, मान लो सेंट्रियोल है, यह है तो किस रीजन में, ऊपर वाले रीजन में है, नेक रीजन में, लेकिन यहां से ऐसे करके ये एक्सियल फिलामेंट बना देता है, सब बताऊंगा डायग्राम में। यह एक्सियल फिलामेंट मिडल पीस को पार करते हुए कहां तक पहुंच जाता है, टेल रीजन ऑफ द स्पर्म। आई बात समझ बेटा, जल्दी बताओ, सब डायग्राम से समझ जाओगे। आगे देखो, प्रॉक्सिमल क्या करता है भाई, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोई क्वेश्चन पूछे oocyte या ओवम या एग का अपना सेंट्रियोल होता है क्या, नहीं होता है। ध्यान रखो क्या बोल रहा हूं, oocyte का, एग का अपना सेंट्रियोल नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनते जाओ। oocyte या एग का अपना सेंट्रियोल नहीं होता है। अब आप एक चीज बताओ, फर्टिलाइजेशन हो गया मेल एंड फीमेल गैमेट का, मतलब एग और ओवम मिल गया, तब क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट को डिवाइड करना होता है कि नहीं, आप जानते हो कि नहीं, कि जाइगोट जैसे ही बनता है इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन शुरू हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लीवेज। क्लीवेज शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें तो सेंट्रियोल ही नहीं था अपना, सर फीमेल वाले में तो सेंट्रियोल ही नहीं था, तो डिवीजन करवाने के लिए सेंट्रियोल की जरूरत है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। डिवीजन करवा क्यों जरूरत है भाई, सेंट्रियोल ऐसा क्या करता है, सेंट्रियोल ऐसा क्या करता है कि डिवीजन में उसकी जरूरत है, क्या बनाता है सेंट्रियोल, अरे बोलो गधो, स्पिंडल फाइबर। फाइबर। फाइबर्स है ना। तो जब तक स्पिंडल फाइबर नहीं होगा सेल का डिवीजन ही नहीं हो सकता है। क्लीवेज क्या है, अ टाइप ऑफ माइटोसिस ओनली। तो डिवीजन करवाने के लिए भाई सेंट्रियोल तो चाहिए, लेकिन इस एग में तो सर सेंट्रियोल था ही नहीं। तो देखो इसका सेंट्रियोल नहीं है, एग का सेंट्रियोल की तरह एक्ट कौन करेगा, स्पर्म का सेंट्रियोल। मतलब यह जो स्पर्म का सेंट्रियोल था ना बेटा,
यही जाइगोट का डिवीजन करवाता है, क्योंकि एक का अपना सेंट्रियोल है ही नहीं। आई बात समझ? जल्दी बताओ। और कौन सा सेंट्रियोल यह डिवीजन करवाता है? कौन सा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन, दैट इज आफ्टर फ्यूजन व्हेन जाइगोट इज फॉर्म्ड एंड दैट जाइगोट डिवाइड्स, देन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर इट्स डिवीजन। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. Oocytes do not have centrioles. During fertilization, the centrioles of the sperm become the centrioles of the zygote. क्योंकि इसका तो है नहीं, तो जो proximal centriole था यही zygote का centriole बन जाता है और इसका further division करवाता है। होप सबको समझ में आ गया? जल्दी बताओ, बोलो बोलो बेटा। Yes, sir. उठ जाओ सब, नींद से जग जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया, अगला चेंज किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। यह आपको मिडल पीस वाले रीजन में दिखाई देगा माइटोकॉन्ड्रिया में। द मिडल पीस पजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन इसका अरेंजमेंट ऐसा कुछ होता है, स्पाइरल स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, ऐसे ऐसे करके, ये सीधे अरेंज नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो द मिडल पीस पजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया 25 to 30 अरेंज स्पाइरली। जो स्पाइरल बाइंडिंग होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्पर्म के मिडल पीस में। विच प्रोड्यूस, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा स्पर्म के मोटिलिटी के लिए। विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी। मतलब टेल का जो मूवमेंट होता है ना, और उसी टेल के कारण स्पर्म मूव कर पाता है, लेकिन उस टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी कहां से आता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया देगा। ठीक है, एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। इसीलिए क्योंकि सारा स्पर्म के मूवमेंट के लिए, टेल के मूवमेंट के लिए सारा एनर्जी यही देता है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। ठीक है, द स्पाइरली ट्विस्टेड माइटोकॉन्ड्रिया, यह फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, है ना। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो स्पाइरली ट्विस्टेड होता है, ऐसे ऐसे। इस माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम देते हैं अपन, क्या नाम देते हैं? पढ़ के बताओ जल्दी। नेबर्न कर्न। तो कोई अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना लिखे, नेबर्न कर लिख दे, तो समझ जाना इट इज नथिंग बट स्पाइरली ट्विस्टेड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पाइरली ट्विस्टेड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड नेबर्न कर्न। क्लियर है बेटा? Yes, बताओ। sir. हाँ, Yes, sir. अगला चेंज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब पूरा स्पर्म जो होता है ना, उसको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर देता है? एनवेलप कर देता है। मतलब ये मान लो कि स्पर्म है, ये पूरे स्पर्म के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर चढ़ जाता है। ठीक है, अगला किसमें? साइटोप्लाज्म। जो स्पर्म है ना बेटा, स्पर्म में साइटोप्लाज्म स्पर्मियोजेनेसिस के बाद लगभग लॉस्ट हो जाता है। मतलब साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म बच जाता है पूरे स्पर्म में, हेड रीजन में, मिडल पीस में, टेल रीजन में, पूरा बहुत कम साइटोप्लाज्म। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म गेट्स लॉस्ट ड्यूरिंग क्या? स्पर्मियोजेनेसिस। देखो लिखा हुआ है, मच ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ a spermatid is lost, it forms a thin layer around middle piece, that's why we say that, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं, sperm contributes only the genetic material not the cytoplasm, whereas egg contributes the cytoplasm as well as genetic। मतलब जब ये दोनों का फ्यूजन हुआ, sperm है और इधर क्या है? एग है। आप जानते हो इसमें जेनेटिक मटेरियल दोनों का है, लेकिन आप एग में देखोगे साइटोप्लाज्म भी पूरा होता है और जेनेटिक मटेरियल भी। लेकिन अभी क्या बताया मैंने? स्पर्म में साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है बेटा? लॉस्ट हो जाता है। तो जब फ्यूजन होता है ना, तो स्पर्म का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ इसमें? जाइगोट में क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुआ? जेनेटिक मटेरियल, ये वाला। लेकिन एक का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? साइटोप्लाज्म प्लस जेनेटिक मटेरियल। आई बात समझ? जल्दी बताओ। Yes, sir. अब नोट में देखो, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। क्या सर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो गया, है ना सर? स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो गया? स्पर्मिएशन क्या हो गया? 10 बार क्वेश्चन पूछा बोर्ड के पेपर में मैंने, और हर बार गलत कर देते हैं सब, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, पूरे प्रोसेस को बोलते हैं। दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से क्या बनना? स्पर्म बनना। अब देखो, जैसे ही आपका स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है ना, जो स्पर्म बना ना, वह स्पर्म कहां पे घुस जाता है? किसके अंदर घुस जाता है? उसका हेड कहां चला जाता है? मान लो ये देखो, ऐसे समझो, ये सर्टोली सेल से मान लो, ये सर्टोली सेल्स है। जैसे ही आपका स्पर्म बनता है ना आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, है ना, इसका हेड जो होता है स्पर्म का किसके अंदर घुस जाता है बेटा? किसके अंदर घुस जाता है? सर्टोली सेल्स के अंदर। क्यों घुस जाता है? जल्दी बताओ। न्यूट्रिशन के लिए। आई बात समझ क्या बोल रहा हूं मैं? अरे स्पर्मेटिड से स्पर्म बना आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस,
जैसे ही स्पर्म बना ना, इसका हेड जो होता है कहाँ घुस जाता है, यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स है, जो भी स्पर्म बनेंगे ना सबका हेड यहाँ पे घुस जाएगा उससे न्यूट्रिशन लेने के लिए। ठीक है, मतलब जो स्पर्म है अभी कहाँ घुसा हुआ है, कहाँ धंसा हुआ है, जल्दी बताओ, किस सेल में, सर्टोली सेल्स में, है ना। लेकिन उसको कभी तो कभी बाहर लाना होगा, यहाँ पे गया, न्यूट्रिशन लिया पूरा अच्छे से, जब काम हो गया तब यह स्पर्म क्या होता है, सर्टोली सेल से बाहर निकल के, और आपको बताया था शुरू में ही, स्पर्म कहाँ जाकर डिपॉजिट होता है, ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, पढ़ा था कि नहीं? यस सर। है ना। तब यहाँ से जब ये निकल जाएगा, सर्टोली सेल से निकलेगा और तब ल्यूमन में आके जमा हो जाएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्पर्मिएशन। द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। और यहीं से अब कहाँ आगे चला जाता है, एपिडिडाइमिस में। आई बात समझ, जल्दी बताओ। एपिडाइमिस Yes, मतलब sir. पहले रेटेटेस्टिस, फिर वैसे फिर जो पाथवे है उसके होते हैं, यही लिखा हुआ देखो। After spermiogenesis, the sperm heads become embedded in the Sertoli cells. Mature sperm gets released from Sertoli cells into the seminiferous tubules lumen prior to their passage to the epididymis, है ना। एपिडाइमिस में जाने से पहले ये सारा क्या होगा, इसके सर्टोली सेल से बाहर आके ल्यूमेन में जमा हो जाएगा ताकि आगे बढ़ सके। इसी प्रोसेस को, मतलब सर्टोली सेल से बाहर रिलीज होना है स्पर्म का, इट्स कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको बेटा, स्पर्मिएशन। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो, अरे बोलो, क्लियर है, डाउट है किसी को? No, sir. अब देखो, इन स्पर्मेटोजेनेसिस फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनेंगे, जल्दी बताओ। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे, 4, है ना बेटा। अरे क्वेश्चन पूछेगा तो गड़बड़ मत करना यार, इतना अच्छे से तो बताया इसको। देखो फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इससे क्वेश्चन यही पूछता है कि कितने से कितने बनेंगे। ध्यान दो, तो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया है, सीधा समझो, जो एनसीईआरटी में है, स्पर्मेटोगोनिया 2n। इसमें क्या हुआ, जल्दी बताओ, माइटोसिस, है ना। माइटोसिस होके क्या बना, टाइप ए टाइप बी, उस पे नहीं आते हैं। माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद क्या बन गया, और ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया बन गया है, यही हुआ ना, जल्दी बताओ। यस बोलो, इसका नंबर बढ़ गया स्पर्मेटोगोनिया का, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ सीधा वो समझते हैं। ठीक है, अब देखो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ होने के बाद क्या बनता है, जल्दी बताओ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। चलो ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ध्यान दो। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, पहला मियोसिस 1। मियोसिस 1, कितने सेल बनेंगे, 2। अब इसी में क्या होता है, मियोसिस 2, कितने सेल बनेंगे, 4। अब सबका नेमिंग दे देते हैं। यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, आफ्टर मियोसिस 1 इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आफ्टर मियोसिस 2 इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। और यही स्पर्मेटिड में बस चेंज होता है, कोई डिवीजन नहीं, बस चेंज होता है, तो क्या बन जाता है, स्पर्म। स्पर्म, टेल लगा दिया सब में, स्पर्म, स्पर्म। तो स्पर्म और स्पर्मेटिड का नंबर क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। तो चलो क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटिड बनाएगा, तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा, 4। कितने बन रहे हैं, 4 भाई। कितने स्पर्म बनाएगा, 4। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बन रहे, तो क्या आंसर होगा, 2। लेकिन पूछ दे 2 स्पर्मेटोसाइट से कितना बनेगा, तो क्या, 4। पूछ दे 3 से कितना बनेगा, तो क्या बोलोगे, 6। 6। है ना, ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछता है अलग अलग करके। ठीक है, आई बात समझ, कर दोगे आंसर सब लोग, कर दोगे आंसर, यस सर। चलो टाइम हो गया हमारा। कल अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, आपको पहले ही बता दिया, स्पर्म में 4 रीजन होंगे, हेड, नेक, मिडल पिस एंड टेल, है ना। यही 4 रीजन होता है, कल इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे अपन। देखो यहाँ पे ये 4 रीजन आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन इज हेड, हेड के ऊपर आपको पता है ना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग होता है ना। इसी कवरिंग को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, एक्रोजोम, है ना। पूरा स्पर्म एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर होता है बाहर में, पहले बता दिया था कि होल ऑफ द स्पर्म स्ट्रक्चर गेट्स इन्वॉल्व्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है उसके जस्ट ऊपर एक हेड होता है जिसको बोलते हैं एक्रोजोम। जल्दी बता दो, इसमें कौन सा एंजाइम था, एक्रोजोम में कौन सा एंजाइम था, स्पर्म लाइसिन। ठीक है,
उसके बाद देखो यह न्यूक्लियस है, आप जानते हो इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा। यह छोटा सा एक शॉर्ट नेक होता है, इसी नेक रीजन में आपका दोनों बेटा और सेंट्रियोल मिलता है। कौन कौन सा सेंट्रियोल पढ़ा था, जल्दी बताओ कौन कौन सा? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, है ना, इसी रीजन में होता है। जो ऊपर की तरफ होगा न्यूक्लियस के साइड, उसको क्या बोल देंगे बेटा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जो थोड़ा नीचे के साइड होगा उसको क्या बोल देंगे? डिस्टल Distal. सेंट्रियोल, है ना। ये जो डिस्टल वाला है ना, ये देखो यही ये फिलामेंट दिख रहा है आपको, जो स्पर्म तक आ गया, दिख रहा है? एक्सियल फिलामेंट यही बनाता है। और यहाँ तुमको दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरली क्वाइन माइटोकॉन्ड्रिया, दिख रहा है सबको बीच में? जल्दी बताओ। उसी को बोलते हैं नवर्नकर। आई बात समझ? तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन कल देखेंगे। सबको समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. तो अपन स्ट्रक्चर को कल देखेंगे, स्पर्म के स्ट्रक्चर को पूरा। आपने पढ़ा ही होगा, फिर भी इसको एक बार रिवाइज करेंगे। और कल हम देखेंगे फिर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर कल ही एंटर कर जाएंगे अपन फीमेल में, मतलब oogenesis के प्रोसेस में। ठीक है, क्लियर है? बताओ। Yes, sir. चलो बताओ सब लोग, बाकी सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो सबको समझ में आया बेटा, तो थोड़ा रिवीजन करके आना सब लोग, ठीक है? आपको नोट्स मिल Okay, sir. जाएगा, जहां तक पढ़ाई हुआ नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? चलो ठीक है, बाय बाय, Okay, sir. Bye. Thank you. वेलकम।